नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए प्रत्येक ग्रह की व्याख्या। एकादश भाव सिर्फ लगन से ही नहीं, आप किसी भी भाव या ग्रह से देख सकते हैं। एकादश भाव लाभ का होता है, ये आप सभी को पता है, लाभ या मनोकामनाओं की सिद्धि का। अब ये जो एकादश भाव है ये लगन से है, यानी आपके शरीर को होने वाले लाभ को दर्शाएगा। वहीं अगर आप किसी भी भाव से देखें, जैसे सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, तो जीवन साथी के संबंध में आपकी मनोकामनाएं कितनी पूरी होंगी। एकादश भाव अपेक्षाओं का है, एक्सपेक्टेशंस का है, तो आप अपने जीवन साथी से जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं क्या वो पूरी होंगी, ये सप्तम भाव से एकादश भाव यानी पंचम भाव बता देगा। किसी भी भाव से 11वां घर जो होता है वह उस भाव से जुड़े हुए एक्सपेक्टेशंस, मनोकामनाओं की सिद्धि और लाभ को दर्शाता है। जैसे आपका जो दसम भाव है, यहाँ से जब एकादश भाव लेंगे तो लग्न कुंडली से अष्टम भाव पड़ेगा, यानी कैरियर से जुड़ा हुआ जो लाभ है, मनोकामनाओं की सिद्धि है, उम्मीदें जो हैं वे आपकी टाइम पे पूरी होंगी कि नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए कैरियर से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू किया और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा यह प्रोजेक्ट 3 महीने में कंप्लीट होगा, तो क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्सपेक्टेशंस उस भाव से जुड़ा हुआ आप ले करके आते हैं, वह आपको उस भाव से एकादश भाव से पता चलेगा। जैसे दसम भाव से एकादश कौन सा है? अष्टम है। अब अगर अष्टम भाव का स्वामी अच्छा हो, अष्टम भाव अच्छा होगा, तो कैरियर से जुड़ी जो भी प्लानिंग है वो टाइम टू टाइम चलेंगी, एक्सपेक्टेशन के अनुसार चलेंगी। लेकिन वहीं गड़बड़ है, राहु बैठा है, कोई पीड़ित ग्रह बैठा है, तो आप कोई प्रोजेक्ट 2 महीने का लक्ष्य मान के चलेंगे तो वो डिले होगा, 4 महीने उसमें लग सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक भाव के अलावा प्रत्येक ग्रह से भी एकादश भाव कुछ विशेष कहानी हमें बताता है। जैसे कुंडली में सूर्य हो गया, सूर्य जिन चीज़ों का कारक है, सूर्य किसका कारक है? मान सम्मान का, आत्मविश्वास का, आयु का, आरोग्य का, पिता का, आपके बॉस का। तो इन सारी चीज़ों से जो आप एक्सपेक्टेशन करेंगे क्या वह पूरी होंगी कि नहीं होंगी। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, सूर्य कुंडली में जहाँ बैठा हो वहाँ से एकादश भाव देख लीजिए। अगर एकादश भाव अच्छा है तो सूर्य जिन चीज़ों का कारक है, जब आप उन कारकों से जुड़ा हुआ कोई एक्सपेक्टेशन जीवन में पालते हैं तो वे आपकी पूरी होंगी। चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है, चंद्रमा कारक है आपके मनोदशा का, मानसिक शांति का, माता का, आपके इमोशन का, विचार का, स्मरण शक्ति का। तो क्या चंद्रमा के जो कारकत्व हैं उनसे जो भी एक्सपेक्टेशन आपकी लाइफ में है, क्या वे एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, टाइमली होंगी कि नहीं होंगी, चंद्रमा से एकादश भाव देख करके आप जान सकते हैं। मंगल होता है भाइयों का, तो भाइयों से जुड़े हुए एक्सपेक्टेशन को देखना चाह रहे हैं तो मंगल जहां कुंडली में बैठा है उससे एकादश भाव को देख लीजिए, ठीक ठाक है, अच्छा है, तो आपका भाइयों के साथ जो एक मन का मिलान है वो अच्छा रहेगा, एक्सपेक्टेशन मिलती जुलती रहेंगी। तो किसी भी भाव या ग्रह से एकादश भाव देख सकते हैं और इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। आज बेसिकली हम बात करेंगे लगन कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए ग्रहों की। देखिए, कोई भी ग्रह अगर पीड़ित है तो उसका फल तो बिगड़ ही जाता है। नीच राशि में हो, विष नवमांश में हो, ग्रह अस्त हो, शत्रु राशि में हो, पाप कर्तरी में हो, तो उन चीज़ों के फल बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। आमतौर पे ऐसा माना जाएगा कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके हमेशा अच्छा परिणाम ही देता है। अब अगर ग्रह पीड़ित होगा तो अच्छा परिणाम कम दे पाएगा, ग्रह बलवान होगा, शुभ योग में होगा तो बहुत ही शुभ प्रभाव, ज़्यादा अच्छा फल देगा। पीड़ित होने पर वही अच्छा फल घट जाएगा।
लेकिन एकादश भाव में आमतौर पे ग्रह अच्छा फल देते हैं। एकादश भाव इच्छाओं का है, मनोकामनाओं का है, तो एकादश भाव हमारी इच्छाओं और मनोकामनाओं को दर्शाता है। किसी व्यक्ति की जो इच्छाएं होंगी जीवन में, मनोकामनाएं होंगी, अभिलाषाएं होंगी, वो किस प्रकार की होंगी, ये एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह बता देता है। एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर शुद्ध है तो इच्छाएं मनोकामनाएं शुद्ध रहेंगी। वहीं अगर वह ग्रह पीड़ित हो रहा है, बिगड़ा हुआ है, तो कुछ गलत चीज़ों की इच्छाएं और मनोकामनाएं भी जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एकादश भाव लाभ का है। लाभ को हम अक्सर सिर्फ धन से ही जोड़ लेते हैं। लाभ का तात्पर्य धन से नहीं है। कोई भी चीज़ जो आप पाना चाहते हैं, जिसकी इच्छा है आपको, वो मिल गई तो आपको लाभ हो गया। यानी एकादश भाव इस बात में भूमिका निभाता है कि कोई काम आपके जीवन में टाइमली कैसे होता हुआ चलेगा। एकादश भाव, अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आपको मिल गई तो गाड़ी का लाभ आपको हो गया। घर खरीदना चाह रहे हैं, घर मिल गया तो घर का लाभ हो गया। यानी सिर्फ पैसे का लाभ ही एकादश भाव से नहीं देखा जाएगा। हर प्रकार से हर चीज़ों का लाभ देखने के लिए एकादश भाव प्रयोग होगा। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की। अगर किसी भी कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है, एक चीज़ तो आप यह जानते हैं, किसी भी भाव में ग्रह के होने से भाव एक्टिव होता है। किसी घर में लोग अगर रहेंगे तो वह घर एक्टिव रहेगा, और अगर घर में कोई नहीं है तो घर में लॉक लगा रहेगा, घर एक्टिव नहीं रहेगा तो उसमें मकड़ियाँ और तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े अपना घर बनाएंगे। तो भाव में ग्रह होने से भाव एक्टिव हो जाता है। तो एकादश भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो आपके जीवन में लाभ प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति जो है उसका फ्लो बना रहेगा। अगर लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली तीनों से एकादश में ग्रह मिल जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में पैसे का, इच्छाओं की पूर्ति का, जो भी रुपया पैसा है या जो सामान है, उनका आवागमन हमेशा बना रहता है। अगर एक से अधिक ग्रह एकादश भाव में हो तो व्यक्ति की आमदनी को बढ़ाने का भी संकेत देते हैं, और व्यक्ति कई अधिक माध्यमों से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। एकादश भाव में या दशम भाव में एक से अधिक ग्रह हो तो व्यक्ति का जो बिजनेस होता है वह मल्टी सोर्स ऑफ इनकम के लिए उचित हो जाता है। एक ही व्यवसाय में व्यक्ति कई चीज़ों से पैसा कमाता है। और अगर एकादश भाव में अधिक ग्रह बैठे हुए हैं तो अगर वे परस्पर मित्र हैं, परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो आमदनी होने में आसानी रहती है। वहीं अगर वो परस्पर विरोधी हैं तो कठिनाई से आमदनी की प्राप्ति होती है। सूर्य किन चीज़ों का कारक है? अगर एकादश भाव में सूर्य बैठा है, सूर्य पिता का कारक है, यानी पिता के माध्यम से आपको लाभ होने की उम्मीद हो जाती है। सूर्य सरकार है, राजकीय सेवाओं से जुड़ा हुआ है, सरकारी अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से पड़ता है तो वो पूरा हो जाएगा। पिता के माध्यम से कोई भी काम होना है वो हो जाएगा। पिता आपके लाभ में कभी व्यवधान नहीं डालेंगे। पिता की सहायता लेकर के आप अपनी कोई इच्छा मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर सूर्य एकादश भाव में है और आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे लगे हैं, ऐसे काम पे लगे हैं जो सरकार से जुड़ा हुआ है, सरकारी टेंडर वगैरह है, तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सूर्य कारक होता है आरोग्यता का, निरोगता का। तो अगर सूर्य यहाँ एकादश भाव में बैठा हुआ है तो आप अपनी आरोग्यता को, निरोगता को अपनी ताकत बना सकते हैं। यानी आपको आरोग्य का भी लाभ मिलेगा। सूर्य जिन चीज़ों का कारक है उन सभी चीज़ों का लाभ आपको सूर्य के एकादश भाव में होने से मिलता है। यहाँ का सूर्य व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, न्यायवान बनाता है, व्यक्ति विवेकी होता है। सूर्य विवेक का भी कारक है चूँकि ये राजा है। तो यहाँ पर बैठ कर के सूर्य व्यक्ति को अच्छी आमदनी देने का प्रयास करता है और अच्छी चीज़ों के माध्यम से आमदनी हो इस बात का भी ख्याल रखता है। सूर्य एक सात्विक ग्रह है। ऐसे व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो सात्विक होती हैं, और व्यक्ति जो है यहाँ पे सूर्य चूँकि राजा है तो यहाँ का सूर्य व्यक्ति को मकान का सुख और गाड़ी का सुख बहुत अच्छा देने का प्रयास करता है। वैसे हर ग्रह यहाँ पे मकान और गाड़ी का सुख देना चाहते हैं, लेकिन सूर्य विशेष रूप से दे देता है क्योंकि यह 9 ग्रहों में क्या है, राजा है। तो अगर कोई राजकीय काम है
आपके ऊपर के जो बॉस हैं वे हमेशा आपका फेवर करेंगे। कोई भी मैटर आपका फंसेगा तो आपका बॉस, आपके ऊपर के अधिकारी आपका फेवर करेंगे। यहाँ पर अगर एकादश भाव में सूर्य होता है तो 20 वर्ष की आयु और 24 वर्ष की आयु जो होती है, या 25 वर्ष की आयु, 20, 24, 25 वर्ष की आयु व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा महत्व रखती है। उन वर्षों में व्यक्ति को किसी कारण से यश मिलने की भी संभावना बनी रहती है। एकादश भाव का सूर्य व्यक्ति के शत्रुओं का नाश करता है, तेज और प्रताप को बढ़ाता है। कुल मिलाकर के आपको यह जानना है कि एकादश भाव में अगर सूर्य है तो सूर्य के जो कारकत्व हैं उन चीज़ों से लाभ उठाने का जीवन में आपको प्रयास करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। अगर एकादश भाव में आपके चंद्रमा बैठा हुआ है तो क्या फल देगा। एक से अधिक ग्रहों के होने पर आपको यह देखना पड़ेगा कि सबसे बलवान ग्रह कौन सा है, उसका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। अधिक ग्रहों का होना एकादश भाव में अच्छा माना जाएगा। व्यक्ति की इच्छाएं, मनोकामनाएं, सोर्स ऑफ इनकम ये काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा किन चीज़ों का कारक है, जैसे सूर्य पिता था तो चंद्रमा माता है। माता से जुड़े चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है, यानी अगर जिनका सूर्य एकादश भाव में है वो किसी बड़े काम पे जाने के पहले पिता का आशीर्वाद लें। चंद्रमा है तो माता का आशीर्वाद लें, यह आपके लिए बहुत ही उचित रहने वाला है। चंद्रमा जलीय चीज़ों का कारक है, लिक्विड आइटम्स का कारक है। कोई भी ऐसा वस्तु है जो लिक्विड फॉर्म में है उससे आपको लाभ होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो कुछ लिक्विड आइटम, चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तु, दही वगैरह खा करके बाहर निकलेंगे तो आपके लिए यह चंद्रमा काफ़ी अच्छा प्रभाव बनाएगा। चंद्रमा वनस्पतियों का कारक है, रसेदार फलों का कारक है, उन चीज़ों से भी लाभ मिल जाता है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो एकादश भाव में सूर्य के होने से आपको एक विशेष लाभ यह मिलता है कि आपको आपकी संतान जो है बहुत अच्छा सेवा भाव रखेगी। सूर्य की बात मैं कर रहा हूँ। अगर सूर्य है एकादश में तो जब संतान उत्पन्न होगी, बड़ी होगी, समझदार काम करने वाली होगी तो आपको बाद में फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। ऐसे चंद्रमा के होने पर यहाँ पर एकादश भाव में व्यक्ति गाड़ियों के माध्यम से लाभ कमा सकता है, व्यक्ति भूमि के माध्यम से लाभ कमा सकता है, ऐसी स्त्रियों के माध्यम से लाभ कमा सकता है जो उसके लिए माता समान हो। माता हो गई, मौसी हो गई, बुआ हो गई, चाची हो गई, ऐसी स्त्रियों से लाभ आपको मिलने की गुंजाइश बहुत अधिक रहती है। एकादश भाव में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति लोगों के इमोशन को पढ़ना जानता है, पकड़ना जानता है। व्यक्ति भावनात्मक रूप से लाभ उठाने का हमेशा प्रयास करता है। कहीं उसका कोई मैटर फंसा है, सामने कोई भी व्यक्ति है तो बड़ी चतुराई से भावनाओं को पढ़ता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर के अगर चंद्रमा एकादश भाव में है तो यह भी बहुत अच्छा प्रभाव दे जाता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के साथ होगा, अस्त होगा तो चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। ऐसे में व्यक्ति के जो इमोशन होते हैं वो कठोर हो जाते हैं। कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना व्यक्ति के इमोशन को डैमेज करता है। व्यक्ति जो है थोड़ा सेंसिबल नहीं रह जाता, उतना भावनात्मक नहीं रह जाता है। यहाँ पर चंद्रमा हो तो व्यक्ति सुशिक्षित होता है, व्यक्ति प्रसन्न रहने वाला होता है, व्यक्ति हर चीज़ में हंसता है, क्योंकि चंद्रमा जो है और बुध ये दोनों मिल करके व्यक्ति के हंसमुख स्वभाव को भी प्रकट करते हैं। और ऐसे जातक के पास में पड़ा हुआ धन भी रहता है जिसका चंद्रमा एकादश भाव में होता है। अब बात कर लेते हैं मंगल महाराज की। मंगल यहाँ पर हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि मंगल के जो कारकत्व हैं उन चीज़ों से आपको लाभ मिलने ही मिलने वाला है। मंगल एकादश भाव में होता है तो व्यक्ति की शरीर अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो मंगल 1 नंबर की गिनती मंगल की मेष राशि यहाँ पड़ेगी और 8 नंबर यहाँ पड़ेगा। तो अगर भावफल कैसे निकाला जाता किसी ग्रह का, इसी प्रकार से उस ग्रह के कारकत्व को लेते हैं, काल पुरुष में उसकी राशि कहाँ पड़ती है, इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से उस ग्रह का भावफल निकाला जाता है। तो मंगल अगर
एकादश भाव में है तो लगन का कारक होकर के कालपुरुष की कुंडली के अनुसार लगन का स्वामी होकर के बैठेगा, तो व्यक्ति की जो शरीर है वह बलिष्ठ होगी। शरीर के माध्यम से व्यक्ति लोगों को इम्प्रेस करेगा, लोगों से लाभ पाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अष्टम भाव का भी स्वामी होता है, अष्टम भाव गूढ़ता का है, रहस्य का है, तो व्यक्ति रहस्यमयी चीज़ों से भी लाभ उठा सकता है। मंगल वीरता है, पराक्रम है, साहस है, तो वीरता, पराक्रम और साहस आपको हर जगह दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी दब्बू बन करके, छिपे छिपे से रह करके, खिसियाए से रह करके आप अपना काम नहीं करवा पाएंगे। आपको कोई सरकारी काम है तो वहाँ पर भी साहस दिखाना होगा। वाणी में ओज लाने का प्रयास करता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर भी होती है, तो ऐसे व्यक्ति के वाणी में वजन होता है। व्यक्ति अपनी वाणी रौबदार बोलता है, भले ही वह व्यक्ति समाज में बहुत ऊंचे पद पर ना हो, लेकिन अपना व्यवहार और वाणी बहुत रौबदार तरीके से रखता है, जिसके कारण से सामने वाले व्यक्ति पे उसका प्रभाव पड़ता है। मंगल क्या है? सेनापति है। सेनापति मतलब सरकार का मुख्य अधिकारी है, यानी सरकारी अधिकारियों से भी लाभ मिलता है। मंगल सेना, पुलिस, गुप्तचर विभाग का कारक है, तो इन चीज़ों से भी लाभ मिलता है। रंगाई हो गया, कटाई छटाई हो गया, यानी जो दर्जी का काम करते हैं, जो तोड़ने फोड़ने कारीगर का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, इन सब में मंगल की भूमिका आ जाती है। भाइयों से जुड़ा हुआ विषय होता है मंगल, तो उनसे भी लाभ की उम्मीद हो जाती है। इसके अलावा जन्म कुंडली में मंगल जिन भावों का स्वामी होगा, उस भाव के माध्यम से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने की उम्मीद बन जाती है। जिसका मंगल एकादश भाव में होता है, ऐसे लोगों के ऊपर उनके बॉस की कृपा होती है, सरकारी अधिकारियों की कृपा होती है, और जो ऐसे वाहनों से व्यक्ति युक्त होता है जो मजबूती में ज़्यादा मायने रखते हो। एक होता है सुंदरता में मायने रखना, एक मजबूती में। तो मंगल सेनापति है, इसलिए इसके पास जो वाहन होते हैं वो मजबूत होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति मजबूत वाहनों से युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कृषि की भूमि होती है, कृषि योग्य भूमि से व्यक्ति को अच्छा लाभ होता है। प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रदान करती है। मंगल के बाद अब हम बुध की बात कर लेते हैं। अगर बुध महाराज जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हों तो क्या प्रभाव बनेगा? तो दो चीज़ें सबसे पहले आपको देखनी है, बुध का कारकत्व देखना, और बुध कालपुरुष की कुंडली के अनुसार किन भावों का स्वामी बनता है। कालपुरुष की कुंडली में तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी होता है बुध, और बुध कारक किन चीज़ों का होता है? मुख्य रूप से वाणी का होता है। वाणी जो हम बोलते हैं, उच्चारण जो बोलते हैं, वाणी की चतुराई का कारक होता है। धार्मिक पुस्तकों का कारक होता है। जो एक टीचर के अंदर या तर्कशास्त्री के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, वे चीज़ें बुध में आ जाती हैं। तो एकादश भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो आपके जीवन में आपकी वाणी का योगदान बहुत अधिक रहेगा। हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें वाणी का प्रयोग अधिक होता हो, कोई ऐसा काम करते हो जिसमें तर्क का, लॉजिक का प्रयोग अधिक होता हो। बुध यहाँ पर होने से ये तीसरे भाव का कारकत्व है। तीसरा भाव जो होता है ये कम्युनिकेशन और संचार माध्यमों का भी होता है। तो व्यक्ति के जीवन में संचार के जो माध्यम हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो आईटी है, इंटरनेट है, इन सारे डिजिटल जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके व्यक्ति अत्यधिक लाभ कमा सकता है। वहीं साथ ही साथ छठे भाव का भी स्वामी होता है। तो छठा भाव किस में आ जाता है? रोग, ऋण, शत्रु में आता है, कंपटीशन में आता है। तो ऐसे व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं के माध्यम से कुछ लाभ में बाधा पहुंचने की भी उम्मीद रहती है। शारीरिक स्वास्थ्य के कारण से बाधा पहुंच जाए, लोगों को कर्जा देने के कारण से उसका लाभ घट जाए, इस बात की भी संभावना बनी रहती है। बुध यहाँ पर चातुर्य का कारक होता है। एकादश भाव में बुध है तो आप अपने चतुराई के माध्यम से अपनी आमदनी, अपना लाभ, अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। बुध के यहाँ होने पर व्यक्ति जो है शीलवान होता है, लज्जावान होता है, धनी होता है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति व्यक्ति धीरे धीरे ठंडे दिमाग से करता है, उतावलापन नहीं दिखाता है, और ऐसे व्यक्ति के पास में भूमि, भवन, वाहन का सुख अच्छा होता है। व्यक्ति
की ना किसी से अत्यधिक शत्रुता ना किसी से अत्यधिक मित्रता रह जाती है। यानी शत्रुता तो विशेष रूप से व्यक्ति किसी से नहीं लेना चाहता है, क्योंकि बुध यहाँ पर बुद्धि का कारक होकर के बैठा हुआ है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता और यह जानता है कि किसी से अत्यधिक मित्रता और शत्रुता नुकसानदायी हो सकती है। बुध के यहाँ पर बैठे होने से व्यक्ति कभी कभी काव्य से, संगीत से, ज्योतिष से, धार्मिक क्रियाकलापों से, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज से जुड़ी हुई चीज़ों के माध्यम से भी व्यक्ति लाभ कमा सकता है। अगर बुध एकादश भाव में है तो आप अपने जीवन में आईटी, इंटरनेट या फिर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ों को शामिल कर करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु की। एकादश भाव में गुरु महाराज बैठे हों तो कैसा रिजल्ट दे सकते हैं। बृहस्पति, तो सबसे पहले बृहस्पति के कारकत्व को देख लीजिए, फिर काल पुरुष की कुंडली देख लीजिए। बृहस्पति का कारकत्व क्या है? ज्ञान है। बृहस्पति धन का कारक है। बृहस्पति संतान का कारक है। बृहस्पति संतान का भी, पंचम भाव का भी कारक है। और जन्म कुंडली में देखेंगे तो बृहस्पति कालपुरुष की कुंडली के अनुसार नवम भाव और 12वें भाव में इसकी राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में। तो इन दोनों भावों का लाभ यहाँ पर गुरु देगा, संतान से जुड़ा हुआ लाभ देगा। गुरु एक धार्मिक ग्रह है तो उन सारी चीज़ों से लाभ देता है। यानी जिनका गुरु एकादश भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्ति की संतान जब योग्य हो जाती है, उस स्तर पर पहुंच जाती है, तो संतान के माध्यम से व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होती है। यानी संतान के मामले में ऐसा व्यक्ति लकी होता है। संतान से सेवा भाव, धन आदि की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति कर ले जाता है। एकादश भाव में गुरु बैठा हुआ हो तो भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है। भाग्य के माध्यम से व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है। पिता के माध्यम से व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है। एकादश भाव में गुरु के होने से व्यक्ति अगर कहीं से बाहरी इनकम कर रहा है, विदेश से आमदनी ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति को बहुत सूट करती हैं। व्यक्ति को दान का पैसा भी मिल सकता है, क्योंकि 12वां भाव दान का होता है और वहाँ का स्वामी गुरु यहाँ लाभ भाव में है। यानी दान या इस प्रकार से कोई भी चीज़ आपको रिलेट करके देखिए, आपके जीवन में आती होंगी। चैरिटी वाली चीज़ें आ सकती हैं, दान वाली चीज़ें, लोगों की कृपा पात्र वाली चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में अपना पराक्रम भी दिखाता है, विद्वान होता है, अनेक शास्त्रों का ऐसा व्यक्ति जानने वाला होता है, धन लाभ करने में समर्थ होता है और अपनी संतान को उत्तम शिक्षा और संस्कार देने में भी ऐसे लोग सफल होते हैं। ऐसे लोग धन को इकट्ठा करने में विश्वास करते हैं, धन को संग्रहित करना चाहते हैं। ऐसे लोग आने वाले पीढ़ियों का जो है परवाह करते हैं। अपने पुत्र और अपनी स्त्री दोनों के लिए धन बचाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पुत्र भाव पर भी होगी, गुरु की दृष्टि पत्नी भाव पर भी होगी। तो ऐसे लोग अपने पुत्र और पत्नी के लिए धन बचाना चाहते हैं, उनके लिए भविष्य की योजनाएं बना करके रखना चाहते हैं। बृहस्पति 12वें एकादश भाव में होने से सर्व प्रकार से अच्छा ही फल करता है और व्यक्ति अच्छे तरीके से सदमार्ग से पैसा कमाना चाहता है। अगर एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो, बृहस्पति हो या कोई भी हो, अगर वह नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो विशेष रूप से व्यक्ति कभी कभी पथभ्रष्ट होकर के धन कमाने का प्रयत्न करता है। अगर यहाँ पर शुक्र महाराज बैठे हुए हों तो फलादेश निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? शुक्र किन चीज़ों का कारक है? उन चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति, वे चीज़ें आपके जीवन में हेल्पफुल रहेंगी। एकादश भाव मतलब हेल्पफुलनेस। तो एकादश भाव में जो ग्रह होता है उनके कारकत्व तो आपके जीवन में सहायता प्रदान करते हैं। अगर शुक्र यहाँ पर है तो शुक्र स्वामी होगा कालपुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव का स्वामी हो जाएगा। यहाँ पर क्या पड़ेगा? मेष पड़ेगा हमेशा कालपुरुष की कुंडली में, और यहाँ पर 7 पड़ेगा, यहाँ पर 2। तो अगर शुक्र एकादश भाव में होता है तो पहले तो शुक्र के कारकत्व से आपको लाभ और मनोकामनाओं की सिद्धि होने की उम्मीद है। शुक्र के कारकत्व क्या है? लग्जेरियस चीज़ें हो गई, फैशनेबल चीज़ें हो गई। यानी आपको हमेशा बन ठन के रहना चाहिए, अच्छे से पहनना ओढ़ना चाहिए, टीप टाप होकर के रहना चाहिए अगर शुक्र एकादश भाव में है। इससे शुक्र को बल मिलेगा और आपकी इच्छाएं और मनोकामनाओं की पूर्ति होने में मदद मिलेगी। शुक्र स्त्रियों का कारक है। देखिए, चंद्रमा भी कारक है स्त्रियों का, शुक्र भी है।
चंद्रमा उन स्त्रियों का कारक है जिनकी भूमिका जीवन में माँ के समान हो, और शुक्र उन स्त्रियों का कारक है जिनकी भूमिका जीवन में प्रेमिका के समान हो, पत्नी के समान हो। दोनों प्रकार की स्त्रियों में अंतर आता है भाव में। तो अगर यहाँ पर शुक्र बैठा है तो पत्नी के माध्यम से, प्रेमिकाओं के माध्यम से आपको लाभ होने की उम्मीद है, यानी स्त्रियां आपके जीवन में हेल्पफुल हो सकती हैं। वैसे भी शुक्र यहाँ पर 7वें भाव का स्वामी भी होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अगर शुक्र आपका एकादश भाव में है और आप बिजनेस करते हैं तो अपनी आजीविका में, अपने व्यवसाय में, रोजगार में अपनी स्त्री को भी शामिल कर दीजिए, उनका भी नाम यूज करिए। इसके साथ साथ थोड़ा बन ठन के रहना है, और आप जो है पैसे से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र काल पुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव का स्वामी बनता है और वह एकादश भाव में आकर के बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि पैसा बचाने के बजाय पैसे से लाभ कमाने का आप प्रयत्न करिए। शुक्र ब्रांडेड चीज़ों का कारक होता है, यानी ऐसे लोगों को अगर डील करना है, व्यवसाय करना है तो ब्रांडेड चीज़ों का करें। नॉन ब्रांडेड चीज़ों से ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, यानी कुछ भी पहले से बना बनाया ब्रांड है जिसका नाम है, उसकी एजेंसी ले लें, उसको अपने काम में जोड़ के काम करें तो ऐसे लोगों को ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख बहुत अच्छा होता है। लग्जरी ऐसे व्यक्ति के जीवन में भर भर के आती है। कभी कभी ऐसे लोग अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं, इस बात का भी संकेत मिलता है। स्त्रियों के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को उपहार और गिफ्ट वगैरह की प्राप्ति होती रहती है। ऐसे लोग यात्रा आदि करने में निपुण होते हैं और जीवन का अच्छा आनंद उठाते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर शनि महाराज एकादश भाव में बैठे हो तो क्या प्रभाव बनेगा। अब यहाँ पर शनि का फलादेश निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा शनि किन चीज़ों के कारक हैं और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार किस भाव के स्वामी बनते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम और एकादश भाव के स्वामी तो शनि बनेंगे ही बनेंगे। और अगर हम कारकत्व देखते हैं तो न्याय के देवता हैं शनि, और जो हमारा निम्न वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। शारीरिक श्रम का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। इसलिए अगर एकादश भाव में शनि है तो व्यक्ति मेहनत करके अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करेगा। अब अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें, शनि किसी भी राशि में बैठा हो, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहाँ पड़ता ही पड़ता है। इसलिए शनि महाराज के एकादश भाव में होने से व्यक्ति की जो लाभ कमाने की इच्छा है, जो मनोकामनाएं हैं ना, वो स्थिर होती हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे स्थिरता प्रदान करेंगे। शनि अन्य ग्रहों की तरह उतावलेपन का कारक नहीं है, शनि शांति का कारक है, शनि धीमेपन का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं और मनोकामनाएं बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं और व्यक्ति उनकी प्राप्ति के लिए बहुत उतावलेपन का सामना भी नहीं करता है, यानी मन थोड़ा सा स्थिर होता है, स्थिर वृत्ति का होता है, अस्थायी आमदनी कमाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारी। व्यक्ति अपने कर्म से ही धन का लाभ कमाने में विश्वास रखता है, जितना कर्म करेगा उतना ही लाभ कमाने का यहाँ पर प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति को जमीन से भी लाभ होता है और उन चीज़ों से लाभ होने की उम्मीद रहती है जो जमीन के अंदर पाई जाती हो। ऐसी कोई भी वनस्पति हो, खनिज हो, ऐसे लोगों से लाभ होता है। काले पदार्थों का कारक है यहाँ पर शनि, लोहा, मशीनरी का कारक है, मोरंग, बालू, टाइल, सीमेंट, पत्थर, इन सब चीज़ों के माध्यम से लाभ हो सकता है। ऐसे लोग हमेशा किसी अपने नीचे से व्यक्ति का सहयोग ले सकते हैं। आप जिस पद पर हैं, आपके अधीन जो कर्मचारी हैं, उनका आपको लाभ लेना चाहिए। उनका सहयोग लेंगे तो आपके सभी काम बनेंगे। व्यक्ति अपनी नौकरी से हमेशा एक अच्छी आमदनी करने का प्रयास करता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोगों की जो मासिक और सालाना इनकम है वो फिक्स रहती है, वो हमेशा एक स्थिर आमदनी की प्राप्ति करते हैं। शनि के बाद बात कर लेते हैं राहु की और केतु की। हाँ, शनि एकादश भाव में होने से थोड़ा सा व्यक्ति का जो चित्त है वो स्थिर वृत्ति का इसलिए भी होता क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जाती है,
लगन पे जाती है। शनि धीमा ग्रह है, आलस्य युक्त ग्रह है, इसीलिए ऐसा योग बन जाता है कि शनि थोड़ा सा दिमाग को और विचारों को शांत रखने का प्रयास करता है। एकादश भाव में अगर राहु महाराज बैठे हो तो क्या फल देगा? राहु की सबसे अच्छी प्लेसमेंट कुंडली में तीसरे घर में, छठे और एकादश भाव में होती है। राहु एकादश भाव में होता है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए सभी प्रकार के दांव पेच आजमा लेता है और अपनी इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है। इच्छाओं की पूर्ति में जो चीज़ें बाधा बनती हैं राहु उनका सफाया करता है, उनको खत्म करता है। धन धान्य से संपन्न बनाता है, मनोकामनाओं की सिद्धि में मदद करता है। राहु यहाँ पर बैठ करके भोग विलास और लग्जरी भी प्रदान करने का काम करता है। व्यक्ति के पास में अच्छे वस्त्र हो, आभूषण हो, व्यक्ति वस्त्र और आभूषण का शौकीन होता है। व्यक्ति के पास जो चीज़ें होती हैं व्यक्ति उनको दिखावा करना चाहता है। अगर राहु एकादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा दिखावटीपन आ जाता है। ऐसे लोगों को मुसलमानों से दोस्ती रहने की संभावना अधिक रहती है और उस दोस्ती से इनको लाभ भी मिलता है, क्योंकि राहु जो है इस्लाम कम्युनिटी को दर्शाता है, केतु क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है और बृहस्पति हिंदुज्म को दर्शाता है। तो राहु यहाँ पर होने से कुछ आपको जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के माध्यम से लाभ हो सकता है, उनके साथ कोई बिजनेस की डील हो सकती है या ऐसे लोग आपके लिए जो है फ्रेंडली हो सकते हैं। 45 वर्ष की अवस्था में कुछ विशेष चीज़ों के लाभ की प्राप्ति होती है अगर राहु एकादश भाव में बैठे हुए हों। राहु किसी भाव के स्वामी नहीं होते हैं, राहु जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव के स्वामी हो जाते हैं, राहु और केतु दोनों। तो अगर राहु एकादश भाव में है तो यानी एकादश भाव का स्वामी होके बैठा है। अब अगर इस राहु के साथ में आपके धन भाव का स्वामी आ जाए या जो लाभ भाव में गिनती है उसका स्वामी आ जाए, भाग्य भाव का स्वामी आ जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी आ जाए, तो जीवन में बहुत बड़े बड़े लाभ मिलते हैं और अचानक से लाभ की प्राप्ति होती है। केतु महाराज अगर यहाँ पर बैठ जाएं तो जैसा कि मैंने बताया राहु मुस्लिम कम्युनिटी को दर्शाता है और केतु अंग्रेजी कंट्री को। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, राहु एकादश में है तो मुस्लिम कंट्री की तरफ जाइए, केतु है तो आप इंग्लिश कंट्री की तरफ जाइए। यहाँ पर राहु केतु के होने से व्यक्ति जो है मधुरभाषी होता है, विद्वान होता है, दर्शनीय बातें करने वाला होता है, उत्तम वस्त्रों को धारण करता है, सभी प्रकार के सुख उसको मिलते हैं और कभी कभी उसकी कोई ना कोई संतान गर्भ में नष्ट हुई हो इस बात की भी संभावना को दर्शाता है। 45 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ जीवन में विशेष इच्छाओं की पूर्ति होने का योग होता है। केतु के यहाँ होने पर व्यक्ति अपना लाभ निकालने में चतुर होता है। केतु एकादश भाव में होगा तो केतु टर्मिनेटर है। अपना पैसा ऐसा व्यक्ति कभी भी नुकसान नहीं सह सकता है। अपने लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना सकता है। यानी कुल मिलाकर के अच्छा है, ठीक है। एकादश भाव में अधिक ग्रह हो लेकिन वे परस्पर मित्र हो तो ज़्यादा अच्छा है। अधिक ग्रह हो लेकिन वे परस्पर मित्र ना हो, शत्रु हो, तो इच्छाओं की पूर्ति में व्यक्ति के बड़ा द्वंद्व होने की संभावना बनी रहती है।